टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी RNAW है वो बनी तो ईयर 1968 में थी, लेकिन उससे पहले कई ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन थे जिनके लिंक RNAW के डेवलपमेंट से जुड़े हैं। तो देखिए, हुआ क्या था कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे जबलपुर के जंगलों में कुछ डकैत थे जो अटैक और लूट करके जंगलों में गायब हो जाते थे। तो इससे निपटने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक डिपार्टमेंट बनाया और उसका नाम था ठगी एंड डकैती डिपार्टमेंट। और यही वो डिपार्टमेंट था जो आगे चल के RNAW की नींव रखता है। उस टाइम पे जो ठगी एंड डकैती वाला डिपार्टमेंट बनाया गया था, ये उस एरिया में इनपुट और इंटेलिजेंस इकट्ठा करके ऊपर पहुंचाता था और कुछ अपने ऑफिस के लोग भी ये लोग डकैतों के साथ मिला देते थे। और ऐसा करके बहुत ही कम टाइम में इस डिपार्टमेंट ने इस पूरे एरिया से डकैतों को खत्म कर दिया। एक्चुअल में इस डिपार्टमेंट की वर्किंग कैसे होती थी उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, एक बार आप देख लीजिएगा। और यही वो टाइम था जब अंग्रेजों को इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस समझ में आई। तो उस टाइम पे एंटी ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्टिविटी करने वाले जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनसे निपटने के लिए भी एक ऐसी ही एजेंसी जिसका नाम सेंट्रल स्पेशल ब्रांच CSB था, उसको बनाया गया। और ये जो ठगी डिपार्टमेंट की ऑफिसर्स और मैन पावर थी, उसको इसी सेंट्रल स्पेशल ब्रांच CSB में ट्रांसफर कर दिया गया। और फिर आगे चल के इसमें क्राइम से रिलेटेड केसेस भी ऐड कर दिए गए और ईयर 1904 में इसका नाम सेंट्रल क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट CCID हो गया था। और फिर इसके 2 साल बाद ही इसका नाम IB इंटेलिजेंस ब्यूरो कर दिया गया था। और इसी के साथ साथ जब इनको इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा सक्सेस मिल रही थी, तो इन्होंने अलग से एक मिलिट्री इंटेलिजेंस का भी डिपार्टमेंट बनाया था। अब इसके बाद देश आजाद होता है और अंग्रेज जब इंडिया से जाते हैं तो बाकी डिपार्टमेंट की तरह IB डिपार्टमेंट जो था उसका भी ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन IB के केस में अंग्रेजों ने सारे इन्फॉर्मर्स और एजेंट्स की जो डिटेल्स थी और जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ को डिस्ट्रॉय कर दिया और कुछ को साथ में ले गए। और IB जो था उसको इंडिया को दे दिया और MI जो था वो पाकिस्तान को दे दिया। अब अंग्रेजों के जाने के बाद IB जो थी उसमें ट्रेंड स्टाफ जो था उसकी शॉर्टेज हो जाती है। लेकिन संजीवी पिल्लाई जो थे वो पहले हेड बने थे IB के, तो उन्होंने ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI5 के मॉडल पे जैसे तैसे करके IB को चलाया। और अंग्रेजों के टाइम पे IB जो थी वो कंट्री की बाउंड्री के अंदर की चीजों पे काम करती थी। लेकिन ईयर 1951 में हिम्मत सिंह कमेटी रिकमेंडेशन पे IB को इंडिया की बाउंड्री के अंदर और बाहर दोनों जगह के टास्क करने का काम दिया गया। लेकिन इसके बाद आने वाले कुछ सालों में बैक टू बैक ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से IB जो पहले इंडिया की बाउंड्री के बाहर तक भी टास्क करती थी, उसको इंडिया की बाउंड्री के अंदर ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया और RNAW को बनाना पड़ा। एक्चुअली होता क्या है कि ईयर 1954 में चाइना ने एक मैप रिलीज किया था जिसमें इंडिया का 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो था वो चाइना ने अपनी बाउंड्री के अंदर दिखा दिया था। पहले तो इस पे ये बोला कि ये एरर है, लेकिन एक्चुअल में चाइना इस एरिया को अपने अंडर लेना चाहता था। तो इसके बाद आने वाले कुछ सालों तक चाइना वेट करता है, लेकिन इसके बाद 28 अक्टूबर 1962 को इंडिया में घुस के कब्जा करना स्टार्ट कर देता है और इंडिया ये वॉर हार जाता है। और IB जो था इस पूरी वॉर में चाइना की किसी भी मूवमेंट को नहीं पकड़ पाता है। इंडिया ने इस वॉर में अपनी एयरफोर्स का यूज नहीं किया था, क्योंकि इंडिया को लगता था कि अगर वो एयरफोर्स का यूज करेंगे तो उधर से चाइना भी यूज करेगा तो उससे ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन एक्चुअल में चाइना जहां से वॉर लड़ रहा था वहां उसका कोई बड़ा एयरबेस या एयरक्राफ्ट का अरेंजमेंट नहीं था। इस इंफॉर्मेशन को भी IB पकड़ नहीं पाता, जिसकी वजह से नुकसान होता है। इस वॉर के बाद IB को और स्ट्रॉन्ग किया जाता है, जिसमें टेक्नोलॉजीज वगैरह ऐड की गई, एविएशन रिसर्च सेंटर वगैरह बनाए गए, सारा फोकस चाइना के बॉर्डर पे रखा गया। लेकिन इसके बाद ईयर आता है 1965 और ये ईयर आते आते दोबारा से IB फेल हो जाती है। इस साल पाकिस्तान इंडिया पे अटैक कर देता है और IB को इसके बारे में भी कुछ नहीं पता चलता है। अब बाकी देशों की एजेंसी जो थी उनके कंपैरेटिवली IB जो था वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा था, क्योंकि अगर IB इंटेल पहले से ही पता करके रखेगा तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। कई बार वॉर की सिचुएशन को रोका भी जा सकता है। तो इतने कम टाइम में जब दो वॉर हुई और IB पकड़ नहीं पाया, तो ये बातें स्टार्ट हो गई थी कि IB को स्ट्रॉन्ग करना होगा या इसका कुछ ऑल्टरनेटिव देखना पड़ेगा। अब इसके बाद जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी PM बनती है और PM बनते ही ये सबसे पहला काम करती है कि एक्सपीरियंस और फेमस ऑफिसर थे RN काओ, इनको बुलाती है। और RN काओ जो थे वो नेहरू फैमिली से पुराने भी रिश्ते रहे हैं उनके। RN काओ और इंदिरा गांधी जी की जो मदर थी वो चाइल्डहुड फ्रेंड थी और इससे पहले भी RN काओ ने जवाहरलाल नेहरू जो थे उनकी सिक्योरिटी संभाली थी। तो इंदिरा गांधी को इन पे ज्यादा ट्रस्ट था। इंदिरा गांधी RN काओ से एक मीटिंग करती है और उसमें कहती है कि हमें IB से हट के एक इंटेलिजेंस एजेंसी बनानी होगी जो बहुत ही एडवांस हो और उसका पूरा फोकस इंडिया की बाउंड्री के बाहर पे हो, ताकि ये जो वॉर हो रही है इसमें हमें एडवांटेज रहे। अब ये मीटिंग खत्म होने के बाद RN काओ 2 महीने का टाइम लेते हैं और सारी स्टडी वगैरह करके एक नई एजेंसी बनाने का ब्लूप्रिंट सबमिट करते हैं। RN काओ का ये जो ब्लूप्रिंट था इसको इंदिरा गांधी एक्सेप्ट कर लेती हैं। ये एज इट इज इंप्लीमेंट होता है, बस इसमें एक चीज इंदिरा गांधी उसमें ऐड करती हैं कि ये नई एजेंसी जो है जो भी बनेगी है उसका जो हेड होगा वो डायरेक्टली PM को रिपोर्ट करेगा। और उसी टाइम पे वहां पे कैबिनेट सेक्रेटरी DS जोशी भी बैठे थे, जिन्होंने इस एजेंसी का नाम सजेस्ट किया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNAW।
इसके बाद 21 सितंबर 1968 को RNAW बना दी जाती है। उस टाइम पे इसका बजट $20 मिलियन का था और इसका ऑफिस साउथ दिल्ली में रखा गया था। आज भी लोधी रोड न्यू दिल्ली में इनका हेड ऑफिस है। और आईबी जो थी वो RNAW बनने के बाद उसको इंडिया की बाउंड्री के अंदर की चीजें संभालने का टास्क दिया गया। अब आईबी जो थी वो इंडिया के बाहर के जो ऑपरेशंस थे उनको नहीं कर सकती थी। RNAW जब बनाई गई थी तो RN काओ ने ये चीज मैंडेटरी कर दी थी कि कोई भी RNAW का जो स्पाई होगा, जो इंडिया की बाउंड्री के बाहर के ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होगा, तो उसका नाम आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे, किसी भी रिपोर्ट पे या फिर पेपर के टुकड़े तक पे भी नहीं लिख सकते हो। आपको नाम याद रखना होगा। किसी भी डिपार्टमेंट के बाहर कोई ऑफिसर के नेम प्लेट नहीं होते थे और RNAW में कोई डेजिग्नेशन नहीं होती थी। जो सीनियर ऑफिसर्स होते थे उनको सेक्रेटरी बोला जाता था और जो जूनियर ऑफिसर्स होते थे उनको अंडर सेक्रेटरी बोला जाता था। बस यही दो डेजिग्नेशन होती थी। अब ये सब सेटअप करने के बाद RNAW का जो नेक्स्ट टास्क था वो अपने स्पाइस को ट्रेन करके इंडिया के बॉर्डर के बाहर प्लांट करना ताकि इंफॉर्मेशन आ सके। और ये जो टास्क था ये फॉरेन सेक्रेटरी TN कॉल को दिया गया था। इन्होंने क्या किया, इंडिया के बाहर जो एम्बेसीज थी वहां पे फेक जॉब रिक्वायरमेंट क्रिएट की और फिर इन जॉब्स को भरने के बहाने RNAW के जो स्पाइस थे उनकी आइडेंटिटी चेंज करके उनको अलग अलग देशों में भेजा गया। RNAW के जितने भी एजेंट्स थे ये दूसरे देशों में जाके वायरलेस और वायर्ड कम्युनिकेशन की, जितने भी स्पाइस थे इनको बाहर सेटअप करने के बाद RNAW ने इंडिया के बॉर्डर पे मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाए और SIGINT सिग्नल इंटेलिजेंस के थ्रू बॉर्डर से ही कम्युनिकेशन ट्रेस करना स्टार्ट किया जो भी उनकी रेंज में आता था। अब जब ये RNAW की एक्टिविटी स्टार्ट हुई तो उसके कुछ ही महीनों में आईबी और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो थी इनकी इंपॉर्टेंस कम हुई और सारा फोकस जो था वो RNAW पे ज्यादा जा रहा था। उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही थी। इनफैक्ट आईबी के जो डायरेक्टर थे SP वर्मा और MML हुजा जो थे वो तो RNAW के बनने के टाइम पे ही क्वेश्चन कर दिया था कि ये सही नहीं है। और इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से RNAW की वर्किंग में बहुत दिक्कत आने लगी। आईबी के जो MML हुजा थे उन्होंने फॉरेन डेस्क के जो ऑफिसर्स थे आईबी में, जैसे फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट, फोरेंसिक, क्रिप्टोग्राफी एक्सपर्ट, उनका RNAW में ट्रांसफर करने से मना कर दिया। और आईबी की जो फॉरेन इंटेल की जो पुरानी फाइल्स थी वो भी RNAW को नहीं दी गई। पुराने जो अच्छे एजेंट थे जो आईबी के लिए अच्छा काम कर रहे थे उनकी डिटेल्स भी RNAW के साथ शेयर नहीं की गई।